The period of oscillation of a simple pendulum increases by 10% when its length is increased by 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है वो है सिंपल पेंडुलम का। और सिंपल पेंडुलम कुछ इस तरीके का होता है। हम भी क्या कर लेते हैं, सिंपल पेंडुलम ड्रॉ कर लेते हैं। हमने सिंपल पेंडुलम का जो डायग्राम है वो हमने ड्रॉ कर लिया है। ये कंसीडर कर लेते हैं इसका इनिशियल कंडीशन और ये कंसीडर कर लेते हैं इसका फाइनल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन में जो सिंपल पेंडुलम है उसका हम लेंथ कंसीडर कर लेते हैं L1। सो लेट अस कंसीडर दिस इज L1 लेंथ। अगर आपने इसको थोड़ा इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया, रिलीज किया, तो ये इस तरीके से ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। और इसका जो भी ऑसिलेशन है, मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो समय लग रहा है वही उसका टाइम पीरियड हो जाएगा। और वो टाइम पीरियड हम T1 कंसीडर कर लेते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड हम ले रहे हैं, इनिशियल टाइम पीरियड आप बोल सकते हैं, जो कि T1 है। इनिशियल लेंथ L1, इनिशियल टाइम पीरियड T1। अब आपको जो बोला गया है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इंक्रीजेस बाय 10% व्हेन इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 21 सेंटीमीटर। इसका ओरिजिनल लेंथ क्या है, L1 है, और आपने यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो इंक्रीज कर दिया है। मान के चलो कि मैं इसको L डैश लिखता हूं, और L डैश का वैल्यू कितना है, ये दिया है आपको 21 सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसको 21 इंटू 10⁻⁻2 मीटर ऐसा लिख सकते हैं। अब ये जो यहां से यहां तक कंप्लीट लेंथ आपको मिलेगा, ये इसका लेंथ L2 कंसीडर कर लेते हैं। तो ये L2 इसका लेंथ हम लिख देते हैं, जो कि लेंथ यहां से यहां तक का रहेगा। यहां पे देखिए, आपने इसका टाइम पीरियड जो लिया है ये है T1 टाइम पीरियड। तो आपको बोला गया कि इसका टाइम पीरियड जो है वो 10% से इंक्रीज हो रहा है। अब 10% से जो इंक्रीज हो रहा है, देखो इस वर्ड की तरफ बराबर ध्यान दीजिएगा। अगर आपको बोला गया कि 10% से इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब ये बोलना चाहता है कि वो जो 10% है ना, 10% जो बोल रहा है, ये 10% किसका 10%? तो ये 10% उसी का 10%, उसी के टाइम पीरियड का, उसी के टाइम पीरियड का 10%। जब ये 10% किसका, तो T1 का ही 10%, T1 का ही 10% जब T1 में ही ऐड होता है, इसका टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड कितने से इंक्रीज हो रहा है, 10% से इंक्रीज हो रहा है। तो 10% मतलब किसका, इसी का 10%, इसी का 10% जो भी रहेगा, इसका जो भी परसेंटेज रहेगा, उसी के 10% से क्या हो रहा है, T1 जो हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो ये आपको जो वैल्यू देगा, ये T2 का वैल्यू देगा। सिर्फ आपने इतना लिख दिया 10%, अगर आपने सिर्फ इतना लिख दिया 10%, तो ये 10% किसका, किसके साथ में, अर्थ के साथ में, वाटर के साथ में, अल्कोहल के साथ में, किसका 10%? इस दुनिया में बहुत सारे 10% की बात आप कर सकते हो। तो ये 10% किसका, तो उसी ओरिजिनल टाइम पीरियड का 10%। अगर आप उसी के ओरिजिनल टाइम पीरियड में ऐड कर देते हो, तो नेक्स्ट इसका जो टाइम पीरियड है, इंक्रीमेंट हुआ जो लेंथ है, उसका जो टाइम पीरियड है वो आपको मिल जाता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो सिंपल तरीके से जो भी गिवन दिया है हम वो लिख लेते हैं। हम यहां पे लिख सकते हैं इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन में आप लिख सकते हैं, फर्स्ट क्या दिया है आपको, लेंथ, या आप इसका इनिशियल लेंथ बोल सकते हैं, इसको हम लिखेंगे L1। उसी तरीके से सेकंड चीज आप क्या बोल सकते हैं, उसका इनिशियल टाइम पीरियड, इसको आप लिख सकते हैं T1 से। फाइनल कंडीशन, फाइनल कंडीशन में आप लिख सकते हैं फाइनल लेंथ, और फाइनल लेंथ क्या रहेगा, फाइनल लेंथ रहेगा दिस इज L2, और L2 आपको जो दिया हुआ है फाइनल लेंथ, L2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा L1 प्लस L डैश। सो इट इज L1 प्लस L डैश। अब क्योंकि पता है आपको L1 प्लस L डैश कितना है, तो 21 सेंटीमीटर है।
आप इसको मीटर में भी लिख सकते हैं। यू कैन राइट दिस इज L1 प्लस 21 इंटू 10⁻⁻² मीटर। सो L2 का जो वैल्यू हुआ वो ये हुआ। उसी तरीके से आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है, यहां पे लिख देते हैं फाइनल टाइम पीरियड, इसको आप T2 से इंडिकेट कर सकते हैं। दिस इज T2 इज इक्वल टू T1 प्लस 10% ऑफ T1। आप इसमें से T1 जो है वो कॉमन निकाल सकते हैं और ये बचेगा 1 प्लस 10% को आप लिख सकते हैं 10 डिवाइडेड बाय 100 और T1 हमने कॉमन निकाल लिया है। यहां से आप क्या कर सकते हो, ये 0 0 कैंसिल कर सकते हो, तो यहां पे बचेगा 1/10 और अगर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हो तो ये 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 मतलब 10 और 10 प्लस 1 मतलब 11 डिवाइडेड बाय 10 ऐसा आना चाहिए। तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगा ये निकल के आएगा 11 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय T1, इस तरीके से निकल के आएगा। मैं इसकी जो वैल्यू है आगे की वैल्यू यहां पे लिख देता हूं, T2 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय 10 और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको ऊपर कर दीजिए तो ये हो जाएगा T1 डिवाइडेड बाय T2। T1 नीचे था उसको ऊपर लेके गए आप, T2 नीचे आ गया तो ये भी जो 10 है ये ऊपर चला जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 11। तो आप ऐसा वैल्यू लिखो इसका या फिर ऐसा वैल्यू लिखो तो चलेगा। अब आगे में आपको क्या फाइंड आउट करना है वो एक बार देख लेते हैं। फाइंड इट्स इनिशियल लेंथ एंड इनिशियल पीरियड। तो हमें यहां पे इनिशियल लेंथ मतलब L1 का क्या वैल्यू है ये कैलकुलेट करना है। इसके अलावा इनिशियल टाइम पीरियड मतलब T1 का क्या वैल्यू रहेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बढ़ते हैं हमारे सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट टू फाइंड इनिशियल लेंथ दैट इज L1 और ये जो L1 का लेंथ है ये हमारा जो इक्वेशन है, इक्वेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, इसका यूज करके हम निकालेंगे। तो क्या होता है इक्वेशन ऑफ अ टाइम पीरियड फॉर अ सिंपल पेंडुलम, ये होता है T इज इक्वल टू ट्वाइस पाया स्क्वायर रूट ऑफ L बाई G। इस इक्वेशन का हम यूज करते हैं। दिस इज T इज इक्वल टू ट्वाइस पाया स्क्वायर रूट ऑफ L बाई G। दिस इज इक्वेशन 1। कोई भी सिंपल पेंडुलम जब आप कंसीडर करते हो तो वो जो ऑसिलेट होता है तो उसका जो भी टाइम पीरियड रहेगा वो टाइम पीरियड हम T से इंडिकेट करते हैं। जो भी आपने सिंपल पेंडुलम लिया है उसका लेंथ, ठीक है, उसका जो लेंथ होता है वो L हम कंसीडर करेंगे और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में जो D एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट होता है वो हम G कंसीडर कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट के ऊपर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट होता है वो हम G कंसीडर कर लेते हैं। अब ये हुआ जनरल इक्वेशन। बिल्कुल सेम तरीके का इक्वेशन आप इस कंडीशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, इनिशियल कंडीशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और फाइनल कंडीशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो यही इक्वेशन अगर हम इनिशियल कंडीशन के लिए अप्लाई करते हो तो क्या इक्वेशन बन जाएगा इसका, ये बनेगा। तो यहां पे जो टाइम पीरियड क्या है इनिशियल के लिए वो है T1, तो यहां पे हम लिख देंगे T1 इट इज इक्वल टू दिस इज ट्वाइस पाया, ये तो कांस्टेंट टर्म होता है, स्क्वायर रूट ऑफ, अब L है, ये तो जनरल इक्वेशन में L है, तो यहाँ पे कितना लेंथ है इसका L1 है, तो यहाँ पे हम L1 पुट कर देते हैं डिवाइडेड बाय ऑब्वियसली G, चाहे कोई भी कंडीशन में लो, ये वाली कंडीशन में, ये वाली कंडीशन में, कोई भी कंडीशन में लो, G का वैल्यू तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर में 9.80 एक्ट होगा, वो कांस्टेंट ही रहता है, इसीलिए G हम जैसे का वैसा यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट टर्म है इसलिए यहाँ पे ट्वाइस पाया, G भी कांस्टेंट है इसलिए पहली कंडीशन में भी फर्स्ट कंडीशन में भी हमने G को जैसे का वैसे लिख दिया। हाँ, T1 और L में क्या हो रहा है, T1 और L में क्या हो रहा है, आगे में चेंजेस हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे T1 और L1 कंसीडर कर रहे हैं पहली केस के लिए। इसको आप इक्वेशन 2 लिख सकते हैं। अब सेम यही जनरल इक्वेशन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो केस 2 के लिए, या फाइनल कंडीशन के लिए आप इस इक्वेशन का यूज कर सकते हो। तो फाइनल कंडीशन के लिए इसका लेंथ क्या है, ये है L2 और टाइम पीरियड क्या है T2 है, तो ये लिख देंगे हम। So this is T2 is equal to ट्वाइस पाया, तो कांस्टेंट ही है, so this is ट्वाइस पाया स्क्वायर रूट ऑफ,
यहाँ पे L के जगह पर यहाँ पे L क्या आएगा, L2 आएगा, यहाँ पे L1 था तो ये हो जाएगा L2 फाइनल कंडीशन के लिए, और G तो सेम एक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर में, इसलिए G जैसे का वैसे। ये हो गया इक्वेशन 3। अगर आपने T1 और T2 को मतलब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को अगर डिवाइड कर दिया तो आपका L1 का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे निकलता है वो देखते हैं। So, इसको आप लिख सकते हैं T1 डिवाइडेड बाई T2। T1 का जो फॉर्मूला है ये हो गया ट्वाइस पाया स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे आएगा L1 डिवाइडेड बाई G डिवाइड बाय T2 क्या है, तो ये है ट्वाइस पाया, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू इज L2 डिवाइडेड बाय G। अब यहां से ये ट्वाइस पाया कैंसल, और ये आपका इस फॉर्म में आ रहा है A डिवाइडेड बाय B डिवाइडेड बाय C डिवाइडेड बाय D। ठीक है, तो इसको कैसे स्प्लिट करते हैं ये आपको पता है। इसको आप लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू, ये ऊपर वाला टर्म जैसे का वैसा यहाँ पे आएगा, दिस इज L1 डिवाइडेड बाय G आप लिखोगे, और ये नीचे वाला जो टर्म है तो इसका ये C बाई D हो रहा है, तो D ऊपर जाएगा C नीचे रहेगा, तो मल्टीप्लाइड बाय आप यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है स्क्वायर रूट तो देना ही पड़ेगा, ये हो जाएगा ऊपर में G डिवाइडेड बाय यहाँ पे L1। कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब ये भी स्क्वायर रूट में है, ये भी स्क्वायर रूट में है, तो आप चाहो तो इन दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, मतलब कुछ ऐसा ही लिख सकते हैं, इसको एक ही स्क्वायर रूट में ऐसा आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाइड करके ये हो जाएगा आपका दिस इज G बाय दिस इज L2, आप ऐसा लिख सकते हैं इसमें। और इसको इसमें भी आप G को कैंसिल कर सकते हैं, तो बचेगा क्या है यहाँ पे, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा L1 डिवाइडेड बाय L2, मतलब T2 डिवाइडेड बाय T1 का जो वैल्यू आया है कितना है, L1 स्क्वायर रूट ऑफ L1 डिवाइडेड बाय L2 इतना आया है। इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे और यहां से L1 का वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो वो देखते हैं कैसे करते हैं। दिस इज T1 डिवाइडेड बाय T2, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ L1 डिवाइडेड बाय L2। अब हमारे पास में T1 डिवाइडेड बाय T2 का वैल्यू है जो हमने इस इक्वेशन से निकाल लिया, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 11, तो यहां पे लिख देते हैं 10 डिवाइडेड बाय 11, इट इज इक्वल टू, ये आएगा स्क्वायर रूट में दिस इज L1 डिवाइडेड बाय L2 का वैल्यू क्या है, तो L2 का वैल्यू है L1 प्लस 21 इंटू 10⁻⁻2, ये वैल्यू है, ये पुट कर देंगे। सो दिस इज L1 प्लस 21 इंटू 10⁻⁻2, ये वैल्यू है इसका। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर आप इसका स्क्वायर कर देते हो तो ये हो जाएगा दिस इज 10 डिवाइडेड बाय 11 इसका स्क्वायर, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, और ये स्क्वायर जो हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ओनली L1 डिवाइडेड बाय दिस इज L1 प्लस 21 इंटू 10⁻⁻2, सिंपली ऐसा लिख सकते हैं। 10 का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 100, 11 का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 121, इट इज इक्वल टू, ये रहेगा जैसे का वैसे, दिस इज L1 डिवाइडेड बाय दिस इज L1 प्लस 21 इंटू 10⁻⁻2, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब सिंपली हम इसको क्या कर देते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई इसको इधर मल्टीप्लाई, तो ये इक्वेशन हो जाएगा दिस इज 100, ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं दिस इज L1 प्लस 21 इंटू 10⁻⁻2, ओके, ये वाला वैल्यू यहां पे लिख दिया, इट इज इक्वल टू, ये 121 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 121 L1, ऐसा लिख सकते हैं आप। अब हम आगे में क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये ब्रैकेट कैसे सॉल्व होगा, 100 से L1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, और 100 से ये 21 इंटू 10⁻⁻2 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100 L1, दिस इज 100 L1 प्लस 100 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 100 मतलब 10⁻2 लिख सकते हैं आप इसको, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 10⁻⁻2, ये तो है ही, मल्टीप्लाई कर रहे हो आप 10⁻2 से, है ना, 100 मतलब 10⁻2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻2, और यहां पे बच रहा है इट इज इक्वल टू 121 L1, इस तरीके से आ रहा है ये आंसर। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे ये 10⁻2 और ये -2 ऐसे ही कैंसिल हो रहा है, ठीक है।
अब आपको L1 चाहिए, तो इस L1 को 100 L1 को आप उधर साइड लेके जाइए, क्योंकि ये 121 L1 दिखाई दे रहा है, बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है, तो इसमें से हम छोटा नंबर सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये है छोटा 100 L1 है, इसको आप उधर लेके जाइए तो वो कैंसिल कर सकते हैं आप। तो इसको हम लिख देते हैं, ये सिर्फ 21 बचेगा यहाँ पे, इट इज 21, ठीक है। इट इज इक्वल टू ये कौन सा है, 121 L1 है, और 100 L1 को आप उधर भेज रहे हो, तो माइनस ऑफ ये हो जाएगा 100 L1, कुछ इस तरीके से होगा। अब यहां से आप L1 कॉमन निकाल सकते हो, और ये बचेगा, दिस इज 121 माइनस 100, ठीक है, और कॉमन निकाला है आपने L1, और 121 से अगर 100 माइनस कर दिए तो कितना बचेगा, 21 बचेगा। तो यहां पे लिख देंगे हम, इट इज इक्वल टू 21 L1, और इधर साइड में क्या है, तो इधर साइड में 21 ही है, और आपको L1 का वैल्यू चाहिए, तो L1 को यही रखो, 21 को इसके नीचे लेके जाओ, 21 डिवाइडेड बाय 21, इट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे L1, और इसी को आप ऐसा लिख सकते हैं, L1 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, 21 कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 1। और क्योंकि आपने जो यूनिट है, ये यूनिट इधर में सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट कर लिया था, यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट कर लिया था, मतलब इसका जो आंसर आएगा आपका ऐसा सिस्टम में ही आना चाहिए, और ऐसा सिस्टम में लेंथ का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 मीटर। तो इस तरीके से हमने जो इनिशियल लेंथ है सिंपल पेंडुलम का, वो लेंथ 1 मीटर निकाल लिया है। यहां से यहां तक का जो लेंथ है इसका, वो 1 मीटर है। अब आपको क्या निकालना है, टाइम पीरियड T1 निकालना है, इनिशियल टाइम पीरियड निकालना है। और इनिशियल टाइम पीरियड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो इनिशियल टाइम पीरियड का इक्वेशन है बस उसी का यूज कर लेते हैं, तो इनिशियल टाइम पीरियड मिल जाएगा। क्योंकि आपको L1 आपने निकाल लिया है, और G का वैल्यू आपको पता होता है, 9.8 ले सकते हैं या 10 भी ले सकते हैं, और पाई का भी वैल्यू आपको पता होता है, 3.14 होता है। बस ये सभी के वैल्यूज आपको पता है, मतलब आपका T1 का वैल्यू क्या होगा, निकल जाएगा। तो ये T1 का वैल्यू अभी हम इसी इक्वेशन से निकाल लेते हैं। सेकेंड, टू फाइंड इनिशियल टाइम पीरियड T1 is equal to twice pi square root of the value is L1 divided by G। तो ये इक्वेशन हो जाएगा, therefore T1 is equal to 2 into pi का वैल्यू है 3.142 मल्टीप्लाइड बाय ये है स्क्वायर रूट ऑफ L1 का जो वैल्यू है वो आपने निकाला है, दैट इज 1 मीटर, मतलब 1 वैल्यू हो जाएगा ऐसा सिस्टम में, 1 डिवाइडेड बाय G का वैल्यू। अब यहां पे ध्यान देना है, आप G का वैल्यू 10 लेना है तो 10 भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपको किताब में 9.8 दिया हुआ है तो हम 9.8 ये वैल्यू लेके चलते हैं। तो क्या होगा देखते हैं, इट इज 9.8। अब इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, और दूसरी बात आप याद रखिए, इसका मतलब क्या है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 है और ये स्क्वायर रूट ऑफ 9.8 है। स्क्वायर रूट ऑफ 1 मतलब ऊपर साइड में जो है स्क्वायर रूट ऑफ 1 अगर होता है तो इसका वैल्यू क्या आएगा, सिर्फ 1 ही आएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 9.8 जो होता है वो हम लॉग टेबल से निकाल लेंगे। तो ये लिख देते हैं, दिस इज, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 0.23 जा 6, ठीक है, ये हो गया। ऐसा लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 9.8, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 1 का वैल्यू हो गया 1। अब स्क्वायर रूट ऑफ 9.8 कितना होता है, ये हम लॉग टेबल से जो स्क्वायर रूट वाला पेज है उसमें से देख के निकाल लेते हैं। तो इस स्क्वायर रूट वाले पेज में जहां पे आपको 1 से लेकर 10 तक दिया हुआ है, मतलब 1 पॉइंट से ये स्टार्ट होगा और इधर में 9.9 तक आपको लास्ट में दिखेगा, इस पेज में आपको देखना है। और यहाँ पे आपको सेकंड पेज पे आपको 9.8 लेफ्ट हैंड साइड में दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, 9.8 का सिंपली जीरो में देखना है। 9.8 का जब आप जीरो में देखते हो तो आपको जो वैल्यू मिलता है वो वैल्यू है 3.131। ये वैल्यू हम यहां पे लिख देंगे। सो इट इज इक्वल टू 6.284 डिवाइडेड बाय 3.131। अब ये जो है आपको डिवीजन में दिखाई दे रहा है, और सिंपल तरीके से आप अभी इसको डिवाइड
कर सकते होंगे तो अच्छी बात है, और नहीं कर सकते होंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट अगर जाता है ऐसे कैलकुलेशन में, तो आप बिल्कुल लॉग और एंटी लॉग का सहारा ले सकते हैं। तो इसको भी हम लॉग और एंटी लॉग से ही निकाल लेते हैं। कैसे करते हैं सॉल्व वो देख लेते हैं अभी। तो इसको मैं लिखूंगा, तो इसके लिखने का स्टेप कुछ ऐसा है, ये आप सबसे पहले एंटी लॉग लिखेंगे, इट इज एंटी लॉग, और ब्रैकेट में आप लिखेंगे लॉग, ठीक है। और ये जो है आप पूरा टर्म इसमें लिख सकते हैं 6.284 डिवाइडेड बाय 3.131। अब ये आपको दिखाई दे रहा है लॉग ऑफ m डिवाइडेड बाय n फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो लॉग ऑफ m डिवाइडेड बाय n क्या होता है, इट इज इक्वल टू लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n होता है। तो बस वही फॉर्मूला का यूज करके इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सो इट इज इक्वल टू एंटी लॉग, ये हो जाएगा लॉग ऑफ 6.284 मतलब लॉग ऑफ m माइनस नीचे में है n, तो लॉग ऑफ n मतलब लॉग 3.131। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब सिंपली इस नंबर का लॉग क्या है वो निकाल लेते हैं, इस नंबर का लॉग क्या है वो निकाल लेते हैं, इनको सब्सट्रैक्ट करते हैं, जो भी वैल्यू आएगा उसका एंटी लॉग हम निकाल लेते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो इट इज इक्वल टू एंटी लॉग, ब्रैकेट में हम लिखेंगे इस नंबर का लॉग। अब यहां पे किसी भी नंबर का लॉग अगर निकालना रहा तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि ये देखते हैं कि ये नंबर 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। तो ऑब्वियसली ये नंबर आपको 1 से बड़ा दिखाई दे रहा है क्योंकि 6 पॉइंट है, 6.7 पॉइंट, मतलब ये 1 से बड़ा हो जाएगा। जब नंबर 1 से बड़ा होगा तब आप फॉर्मूला लगाओगे, n-1 वाला फॉर्मूला आप लगाओगे। और n-1 मतलब यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा कि पॉइंट के लेफ्ट में कितने डिजिट है, तो डिजिट सिर्फ 1 है, नंबर 6 है, डिजिट कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है, 1 माइनस 1 0 कर दीजिए, तो जो आंसर स्टार्ट होगा ये स्टार्ट होगा 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा। अब 0 पॉइंट के आगे में हम क्या लिखेंगे, तो आगे में जो लिखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 2 की इनिशियल से 2 की पेयर बना लीजिए, फिर 8 सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर 4 सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब आपको 62 जो है लॉग टेबल में लेफ्ट हैंड साइड में देखना पड़ेगा, मिडल पोर्शन में आपको 8 नंबर देखना पड़ेगा ऊपर साइड में, और मीन डिफरेंस में आपको 4 देखना पड़ेगा, वो भी ऊपर साइड में। तो यहां पे जब हम देखते हैं तो जो नंबर हमें मिल रहा है 8 के नीचे में और 62 के आगे में, ये नंबर है 7980। इसी तरीके से यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन में आगे बढ़ते हुए और मीन डिफरेंस में जो 4 नंबर है ऊपर में, उसी के नीचे में अगर आप देखते हो तो आपको जो नंबर मिलेगा ये नंबर मिलेगा 3। बस इन दो नंबर को आपको ऐड कर देना है, और ऐड करने से जो नंबर आता है बस वही नंबर आपको यहाँ पे 0 के आगे में, 0 पॉइंट के आगे में लिख देना है। तो ये जो नंबर ऐड होके आ रहा है ये नंबर है 7983। इट इज 7983 माइनस इस नंबर का भी लॉग हम निकाल लेते हैं, और यहां पे भी आपको चेक करना है कि ये नंबर 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। तो देखिए 3 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 1 से बड़ा ही नंबर है। तो यहाँ पे भी सेम वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, n-1 वाला। n का वैल्यू क्या है, यहाँ पे n का वैल्यू पॉइंट के लेफ्ट में कितने डिजिट्स है, तो एक ही डिजिट्स है, ये 3 दिखाई दे रहा है। 3 इज अ नंबर, लेकिन डिजिट कितना है, एक ही डिजिट है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1 मतलब 0। तो ये भी जो स्टार्ट होगा, इसका आंसर जो स्टार्ट होगा ये 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 0 पॉइंट। अब पॉइंट के आगे में हमें क्या लिखना है, तो ये भी लॉग टेबल से आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 31 का पेयर बनाना पड़ेगा, फिर 3 लेना पड़ेगा और फिर 1 लेना पड़ेगा। बस आप 31 से हॉरिजॉन्टल लाइन से आगे जाइए, इसके अलावा मिडल बॉक्स में जो 3 आपको दिखाई दे रहा है उससे आप नीचे आइए तो एक नंबर मिलेगा, और ये जो नंबर मिल रहा है वो नंबर है 4955। अब यही नंबर से और आगे जाना है, और मीन डिफरेंस में जो आपको 1 दिया है ऊपर साइड में उससे नीचे आना है, और ये देखना है कौन से नंबर पर मैच हो रहा है। तो ये जो नंबर है वो है, यहां पे मिल रहा है आपको 1। बस इन दो नंबर को आपको ऐड कर देना है, और ऐड करने से हमें जो नंबर मिल रहा है वो नंबर है 4956। बस ये नंबर हम लिख देंगे 4956। अब इन दो नंबर को सिंपली हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, और सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे तो ये देख लीजिए, इसको हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं।
तो 3 में से 6 नहीं जाता, तो इसलिए हम क्या करेंगे 13 लेंगे, और 13 में से 6 अगर हम माइनस करते तो कितना बचता है, ये बचेगा 7। इसके अलावा 13 लिया था तो कैरी 1 देना पड़ेगा। अब 8 में से 6 माइनस करना पड़ेगा, 8 में से 6 माइनस करोगे तो 2 मिलेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे ये 2। उसी तरीके से 9 में से अभी 9 माइनस करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 0। 7 में से 4 माइनस करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 3 पॉइंट, और 0 माइनस 0 मतलब 0 ही आएगा, तो 0.3027 इसका सब्सट्रैक्शन आ रहा है, वो हम लिख देते हैं। इट इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, यहां पे आएगा आंसर में 0.3027। अब इस नंबर का आपको एंटी लॉग निकालना है, और एंटी लॉग जब भी हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, पॉइंट से 2 की पेयर बनाते हैं। तो पॉइंट से 2 की पेयर मतलब 30 आ जाएगा, 0.30 हो जाएगा ये, और ये 2 सिलेक्ट करेंगे और ये 7 सिलेक्ट करेंगे। तो यहां पे हम एंटी लॉग वाले पेज में आते हैं। आप 0.30 से हॉरिजॉन्टल लाइन में आगे बढ़ते हुए जाएंगे, और इधर में जो मिडल पोर्शन है जहां पे 2 लिखा हुआ है उससे नीचे आएंगे और देखेंगे कि ये कौन से नंबर पर मीट हो रहा है। तो ये जो नंबर है वो नंबर है 2004, और इसी नंबर से और आगे हम बढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन में और देखेंगे मीन डिफरेंस में जो आपको 7 दिखाई दे रहा है उसके नीचे में और इसी हॉरिजॉन्टल लाइन में कौन से नंबर पर ये मीट होता है। तो यहां पे जो नंबर आपको मिल रहा है वो नंबर है 3। बस इन दो नंबर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और ऐड करने से हमें जो नंबर मिल रहा है वो है 2007। बस यही नंबर हम डायरेक्टली यहां पे लिख देते हैं। सो इट इज इक्वल टू 2007। अब हमेशा याद रखिए एंटीलॉग का जो रूल है वो ये है कि जिस भी नंबर का आप एंटीलॉग निकाल रहे हो उसका जो भी आंसर आपका मिल रहा है उसमें आपको 1 डिजिट बाद पॉइंट दे देना है। ये रूल है इसका, याद रखिएगा। ये नंबर मिला आपको तो 1 डिजिट बाद आप पॉइंट दे दीजिएगा, आंखें बंद करके आप ये पॉइंट दे सकते हैं। अब मल्टीप्लाइड बाय और क्या रूल है, और रूल ये है कि मल्टीप्लाई करके आपको 10 रेज़ टू द पावर पॉइंट के लेफ्ट में जो भी नंबर होगा वो उसके पावर के फॉर्म में देना है। जैसे यहाँ पे 0 है तो 10 रेज़ टू द पावर 0 आएगा। अगर यहाँ पे 10 रेज़ टू द पावर -1 होता, बार 1 होता, या फिर बार 1 को ही आप -1 बोलोगे तो आपने यहाँ पे -1 लिखा होता। यहाँ पे बार 3 होता तो 10 रेज़ टू पावर -3 आपने लिखा होता। तो इस तरीके से आपको ये मिल रहा है। और 10 रेज़ टू पावर 0 मतलब क्या होता है, ये होता है 1, और ये जो वैल्यू है आपका, ये वैल्यू आ रहा है दिस इज 2.007। ये वैल्यू है आपका T1 का, और ये रहेगा SI यूनिट के फॉर्म में, दैट इज सेकेंड। और इस तरीके से आपने इनिशियल टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का वो निकाल लिया है, दैट इज 2.007 सेकेंड। तो इस न्यूमेरिकल में आपको ये बोला गया था कि एक जो सिंपल पेंडुलम है उसका जो भी लेंथ है उसके लेंथ में अगर आपने 21 सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट कर दिया, या फिर आप इन अदर वर्ड ये बोल सकते हैं 21 इंटू 10⁻⁻2 मीटर का इतना उसका लेंथ अगर आपने इंक्रीज कर दिया, तो जो पहले टाइम पीरियड था T1 उस टाइम पीरियड में 10% का इंक्रीमेंट हो जाता है, उसी के 10% का इंक्रीमेंट उसमें हो जाता है, सो दैट आपको नेक्स्ट टाइम पीरियड मिल जाता है उसका। ठीक है, तो वो कंडीशन आपको दी है। ये कंडीशन के हिसाब से बोला गया है कि इसका इनिशियल लेंथ क्या रहेगा, तो इसका जो इनिशियल लेंथ रहेगा वो हमने निकाल लिया है 1 मीटर। मतलब ओरिजिनली ये जो सिंपल पेंडुलम बना होगा ये 1 मीटर इतने लेंथ का बना होगा, और इसी कंडीशन के हिसाब से इसका जो इनिशियल टाइम पीरियड निकल के आता है वो इनिशियल टाइम पीरियड कितना है, तो इनिशियल टाइम पीरियड है 2.00 सेकेंड। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा होगा, आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसके अलावा आप अपने फ्रेंड को भी ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनको भी इसका इंफॉर्मेशन मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।